So hello guys, welcome back to another very important video session from our YouTube channel Yes Biology. मेरा नाम है धर्मपाल ढाका and this particular video session we will talking about the very first lecture of chemical coordination and integration. Starting from the very basic and most basic thing about the any chapter is definition. So the definition of endocrine system is it includes endocrine glands and their secretion. तो एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके हार्मोन सम्मिलित रहते हैं। और जो हार्मोन है, हार्मोन आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल chemical that act as a intercellular messenger and are the produced in trace amount. हार्मोन जो है वो अपोषक रसायन होते हैं, यानी इनसे किसी प्रकार का पोषण नहीं मिलता है। और that act as intercellular messenger यानी अंतरकोशिकीय संदेशवाहक की तरह हार्मोन कार्य करते हैं और ये प्रोड्यूस किए जाते हैं इन ट्रेस अमाउंट यानी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हार्मोन उत्पन्न किए जाते हैं। इसके बाद जो है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड रहता है वो देखते हैं। इस चैप्टर में हमें किसके बारे में और क्या पढ़ना है। तो इसमें हमने डेफिनेशन में भी पढ़ लिया कि अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके हार्मोन सम्मिलित रहते हैं। तो देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो मेनली है ना नंबर में कितनी होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में, उसके बाद पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियाज और गोनेड्स। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड है वो अपने ब्रेन में लोकेशन इनकी ब्रेन में रहती है। उसके बाद जो गले में जो अपनी ग्लैंड पाई जाती है वो होती है थायराइड, ट्रेकिया के पास में वो रहती है थायराइड। उसके बाद पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड अपनी चेस्ट में, और उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर पाई जाती है। उसके बाद किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल। पेनक्रियाज है वो मिक्स ग्लैंड होती है। उसके बाद जो है टेस्टिस और यहाँ पे अपन पढ़ेंगे ओवेरी। ये जो गोनेड्स हैं ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं। तो सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहले ग्लैंड जो है अपनी वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइपोथैलेमस जो अपने ब्रेन में स्थित होती है। लोकेशन कहाँ? ब्रेन में। न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस सिक्रीट द फॉलोइंग टाइप ऑफ हार्मोन। न्यूरो सिक्रेटरी सेल पाई जाती है हाइपोथैलेमस में। किस प्रकार की कोशिकाएं? न्यूरो सिक्रेटरी सेल जिन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं, और वो विभिन्न प्रकार के हार्मोन का स्रावन करती है। जैसे रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकलेंगे? हाइपोथैलेमस से। उसके बाद इनहिबिटिंग हार्मोन और ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन ये हार्मोन ये सभी कहाँ से निकलेंगे? न्यूरो सिक्रेटरी सेल से सिक्रीट किए जाते हैं हाइपोथैलेमस में। तीन प्रकार के हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन है एक पहला, दूसरा इनहिबिटिंग यानी संदमक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन ये सभी हार्मोन न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो हाइपोथैलेमस में पाई जाती है वहाँ से सिक्रीट किए जाते हैं। तो हाइपोथैलेमस में कि स्ट्रक्चर को देखें। स्ट्रक्चर में हाइपोथैलेमस में हमें हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन दिखाई दे रहे हैं, और ये न्यूरॉन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में, यानी जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं वो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचते हैं। लेकिन इसमें किसी प्रकार का पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में न्यूरल कनेक्शन रहता है, यानी यहाँ पे एक्सोन है वो सीधे हाइपोथैलेमस से जाते हैं कहाँ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो हाइपोथैलेमस से तीन प्रकार के हार्मोन होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, इनहिबिटिंग हार्मोन और ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन जो ट्रांसपोर्ट होके एक्सोन के थ्रू जाते हैं कहाँ पे? पिट्यूटरी में, और वहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। दो हार्मोन कौन से? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन
दीज आर ट्रांसपोर्ट एक्सोनली, यानी एक्सोन के थ्रू जाते हैं किस में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और वहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं। रिलीजिंग हार्मोन कौन से, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ये हाइपोथैलेमस से आएगा और पिट्यूटरी में जाएगा, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा किसके रिलीज के लिए, गोनेडोट्रोपिन के रिलीज के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलाई यानी उद्दीपन देता है, ऊपर से ये हार्मोन आता है कौन सा, GnRH। ये कहाँ से आता है, ये आता है हाइपोथैलेमस से, और कहाँ जाता है, पिट्यूटरी में जाता है, वहाँ जाके गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गोनेडोट्रोपिन यानी जो होते हैं ना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये सभी हार्मोन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के को रिलीज करने का उद्दीपन देता है, कौन सा हार्मोन, GnRH, और आता कहाँ से, ये हाइपोथैलेमस से आता है। इसके बाद इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन आते हैं हाइपोथैलेमस से, और वो इनहिबिट करते हैं कौन, सोमेटोट्रोपिन इनहिबिट हार्मोन है, वो आता है हाइपोथैलेमस से, और पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, यानी अब ग्रोथ हार्मोन का श्रावण नहीं करना है पीयूष ग्रंथि को। और कौन बोलेगा, ऊपर से आएगा सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट हार्मोन, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, और कहाँ जाएगा, पीयूष ग्रंथि के पास, नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और वहाँ जाके ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को संदमित करेगा। सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट करता है किसको, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को। उसके बाद ये ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन है, ये आता है पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके संग्रहित हो जाता है, और एक्सोन के थ्रू हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि में जाता है। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी सेकंड जो है वो कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसमें दो लोब हमने अभी पढ़े, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर और ये क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इट इज लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी दैट इज कॉल्ड सेला टर्सिका। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक ब्रेन में एक बोन के बीच में एक कैविटी पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका। गुहा में जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये बोन है जिसको बोलते हैं, बीच में एक गुहा है जिसको क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका गुहा, और बोन को बोलते हैं स्फिनोइड बोन में एक कैविटी पाई जाती है, इस बोन को क्या बोलते हैं, स्फिनोइड बोन, और बीच में जो कैविटी है, गुहा है, खाली जगह है, उसको बोलते हैं सेला टर्सिका, और उसमें ऐसे लटकी हुई अवस्था में रहती है कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें दो लोब, एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ा हमने और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दो पार्ट होते हैं इसके। और इट इज़ अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय ए स्टॉक, जिसको बोलते हैं इनफंडिबुलम द्वारा, ऊपर है हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस से एक छड़नुमा संरचना से नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे लटकी रहती है। इस छड़नुमा स्टॉक को बोलते हैं इनफंडिबुलम, इसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, और ये ऊपर हाइपोथैलेमस अपनी ग्लैंड, और इस इनफंडिबुलम द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटीरियर पार्ट होता है और एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट में पास्ट ट्यूबरेलिस, पास्ट इंटरमीडिया और पास्ट डिस्टेलिस, तीन भाग रहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। तीन भाग कौन से, पार्स ट्यूबरेलिस, और ये बीच वाला पार्स इंटरमीडिया, और ये इधर वाला है पार्स डिस्टेलिस। पार्स नर्वसा है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का भाग है। पार्स नर्वसा कौन से पिट्यूटरी का, पार्स नर्वसा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। और तीन भाग एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से, पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिस। The pituitary gland is located in bony cavity that is called sella turcica. It is attached to hypothalamus by a stalk that is called infundibulum. तो सेला टर्सिका गुहा में स्पिनोइड बोन की सेला टर्सिका गुहा में पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो भाग होते हैं इसके। एंटीरियर पिट्यूटरी में 3 लोब्स, पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एक ही पार्ट पाया जाता है, वो होता है पार्स नर्वोसा। इसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी के कितने पार्ट पढ़े हमने अभी,
दो पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, अगर पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, पश्च पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। और एडिनोहाइपोफाइसिस में पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया, ये अनदर इसके दो भाग आगे। और एडिनोहाइपोफाइसिस के कितने भाग, कितने पार्ट्स रहेंगे, पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। ये पार्स ट्यूबरेलिस है ये ऊपर, इसके बाद नीचे पार्स इंटरमीडिया और ये पार्स डिस्टलिस। मेनली कितने बताए हैं, दो बताए हैं, पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। ये इनफुंडिबुलम है, ये स्टोक वाला भाग है जिससे हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि जुड़ी रहती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ऊपर ये हाइपोथैलेमस अपनी ग्लैंड है, इधर ये ऑप्टिक क्याज्मा वाला भाग है और ये मेमोरी बॉडी पाई जाती है ब्रेन के अंदर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए। पहला एडिनोहाइपोफाइसिस, सेकंड है न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स डिस्टलिस जो एंटीरियर पिट्यूटरी का ही भाग है। इट प्रोड्यूस द फॉलोइंग हार्मोन। पार्स डिस्टलिस है वो निम्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जिसको सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन को क्या कहते हैं, सोमेटोट्रोपिन भी। उसके बाद प्रोलैक्टिन यानी पीआरएल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन यानी एसीटीएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच। 6 हार्मोन कौन कौन से हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स डिस्टलिस वाले भाग से सिक्रीट किए जाते हैं। ये मेजर पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट, लार्ज पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी में हमें दिखाई दे रहा है, वो है इसका पार्स डिस्टलिस। ये बीच वाला इसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो एंटीरियर पिट्यूटरी में जो भाग पाया जाता है वो होता है पार्स नर्वोसा। और ये ऊपर वाला भाग है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पार्स ट्यूबरेलिस। मेनली इसका मुख्य पार्ट है वो होता रहता है पार्स डिस्टलिस, जिससे विभिन्न प्रकार के यहाँ पे अपने को हार्मोन दिखाई दे रहे हैं। पहला हार्मोन सोमेटोट्रोपिन, जिसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सभी हार्मोन पार्स डिस्टलिस वाले पार्ट से सिक्रीट किए जाते हैं, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का भाग है। इसके बाद पार्स डिस्टलिस, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी में ही है। पार्स डिस्टलिस है वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी में, अभी पढ़ा हमने। उससे कितने हार्मोन थे, 6 हार्मोन। उसके बाद सोमेटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन डिटेल से पढ़ते हैं। जो एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स डिस्टलिस से 6 हार्मोन सिक्रीट हो रहे थे, उनमें सबसे पहला हार्मोन है वो है सोमेटोट्रोपिन यानी ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है वो बॉडी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है। बॉडी ग्रोथ यानी शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो हार्मोन आवश्यक होता है वो होता है वृद्धि हार्मोन यानी सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन के ओवर सिक्रीशन से क्या होगा, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज जाइजेंटिज्म, और अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। ये अपने को डायग्राम में दिखाई दे रहा है। व्यक्ति है बहुत ही लंबाई बहुत ही ज़्यादा होती है ना, 8 फीट 1 इंच, 8 फीट 1 इंच का ये जाइजेंटिज्म यानी ये व्यक्ति मेरे को दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनमें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो ये व्यक्ति कौन से रोग से पीड़ित है, कौन से हार्मोन का अधिक स्रावण हुआ है इसमें, ग्रोथ हार्मोन यानी सोमेटोट्रोपिन के अधिक स्रावण हुआ है इसमें। इससे ये जाइजेंटिज्म डिजीज़ है एक प्रकार का वो हो जाता है। अब नॉर्मल ग्रोथ है जिसको क्या बोलेंगे, जाइजेंटिज्म। उसके बाद अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन अल्प मात्रा में होता है तो उससे ड्वार्फिज्म या बोनापन रोग हो जाता है। जिस ड्वार्फिज्म या बोनापन रोग, ये अपने को चित्र में दिखाई दे रहा है। ये बोनापन या ड्वार्फिज्म डिजीज़ हो गया है, किसके सिक्रीशन से, ग्रोथ हार्मोन के कम स्रावण होने से व्यक्ति में बोनापन रह जाता है, और जिसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। और जाइजेंटिज्म मतलब ओवर सिक्रीशन से ग्रोथ हार्मोन के व्यक्ति की लंबाई बहुत ही ज़्यादा और अंगुलियों की लंबाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लंबाई, शरीर, बॉडी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से एक रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं जाइजेंटिज्म। उसके बाद
जो नेक्स्ट हार्मोन सोमेटोट्रोपिन यानी ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी कमी से तो रोग हो जाता है ड्वार्फिज्म यानी बौनापन रोग, और उसके अधिक सिक्रीशन से हमने अभी पढ़ा था वो रोग हो गया था जाइजेंटिज्म। उसके बाद ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट स्टेज में वो रोग था वो किशोरावस्था में या बचपन में जब ग्रोथ हार्मोन की कमी और अधिकता से हमने पढ़ा। इसके बाद अडल्ट यानी वयस्क में अगर ग्रोथ हार्मोन का अधिक सिक्रीशन हो जाए मिडिल एज में, तो उस समय व्यक्ति में जो जैसे जबड़ों की लंबाई है वो बढ़ जाती है ना, तो उस समय जो रोग होता है उसको बोलते हैं एक्रोमेगेली यानी सीवियर डिस्टिग्यूरमेंट स्पेशली ऑफ फेस, यानी जबड़ा है उसका आकार विकृत हो जाता है, लंबाई बहुत ही ज़्यादा हो जाती है जबड़े की, उस रोग को बोलते हैं एक्रोमेगेली रोग। यानी इट लीड्स टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्री मैच्योर डेथ, इसकी वजह से प्री मैच्योर डेथ भी हो जाती है, समय से पहले मृत्यु हो जाती है। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज इज डिफ़िकल्ट, इट मे बी अनडिटेक्टेड फॉर मैनी ईयर। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज इज़ डिफ़िकल्ट यानी पहचानना भी, इसको समय से पहले पहचान पाना भी बहुत मुश्किल काम है। इट मे बी अनडिटेक्टेड फॉर मैनी ईयर यानी कई वर्षों तक भी इसको पहचान नहीं पाते हैं। यानी अडल्ट में जो ग्रोथ हार्मोन की दिक्कता से जो रोग होता है उसको बोलते हैं एक्रोमेगेली, और किशोरावस्था में या बचपन में बाल्यावस्था में जो रोग होता है ग्रोथ हार्मोन की कमी से वो होता है ड्वार्फिज्म, और ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से जो रोग होता है उसको बोलते हैं जाइजेंटिज्म। उसके बाद नेक्स्ट जो है हार्मोन अपना प्रोलैक्टिन। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोलैक्टिन हार्मोन यानी PRL। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड मिल्क प्रोडक्शन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य है मेमोरी ग्लैंड की वृद्धि कराना और उनमें मिल्क का निर्माण करना। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन जो है फास्ट डिस्टिलिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाला वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH। स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास्ट डिस्टिलिस वाले भाग से, और यह थायराइड ग्लैंड पे जाके वर्क करता है और वहाँ से थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करता है थायराइड ग्लैंड को। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है पास्ट डिस्टिलिस से सिक्रीट होने वाला वो है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन यानी ACTH। ACTH है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास्ट डिस्टिलिस वाले भाग से सिक्रीट किया जाता है, और यह ACTH stimulate the synthesis and secretion of steroid hormone glucocorticoid from adrenal cortex। एड्रिनल कोर्टेक्स से स्रावित होने वाले ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को स्रावित करने के लिए ACTH प्रेरित करता है एड्रिनल ग्लैंड को। तो नेक्स्ट हार्मोन हो गया प्रोलैक्टिन जो मेमोरी ग्लैंड की वृद्धि और मिल्क का प्रोडक्शन कराता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि पे वर्क करता है और थायराइड हार्मोन को सिक्रीट कराता है। उसके बाद ACTH एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन यानी ग्लूकोकोर्टिकोइड के सिक्रेशन के लिए एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलाई देता है। इसके बाद FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH है वो पास्ट डिस्टिलिस वाले भाग से नेक्स्ट हार्मोन जो वो निकलता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH। इसका क्या वर्क रहता है, देखो यह स्टिमुलेट करता है गोनेडल एक्टिविटी को, किसको, गोनेडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। FSH इन मेल FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट्स स्पर्म फॉर्मेशन यानी सपर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणुओं के उत्पादन को नियंत्रित करता है। FSH और एंड्रोजन हार्मोन रेगुलेट करता है। और इन फीमेल FSH स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है FSH, किसमें, इन फीमेल। तो टेस्टिस में सबसे
बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है वो बोल रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया सेल है, उनकी ग्रोथ और माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। उसके बाद मियोसिस द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, मियोसिस सेकंड द्वारा स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड बाद में स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सभी क्रियाओं को इन मेल कौन नियंत्रित करता है? एफएसएच और एंड्रोजन हार्मोन है वो इन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार ओवरी में प्राइमरी है ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल और ऐसे इन सभी फॉलिकल की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है एफएसएच। किसमें? इन फीमेल। और मेल में कौन? इसके साथ दूसरा हार्मोन और भी रहता है वो है एंड्रोजन। इसके बाद जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच। नेक्स्ट हार्मोन जो है पार्स डिस्टेलिस या एंटीडिड पिट्यूटरी से आने वाला वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच। स्टिमुलेट करता है गोनेडल एक्टिविटी को। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है? गोनेडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन मेल इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। मेल में शुक्राणुओं स्टिमुलेट करता है किसको? एंड्रोजन के निर्माण और सिक्रीशन को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस में क्या करता है? स्टिमुलाई यानी उद्दीपन देता है किसको? टेस्टिस में एंड्रोजन के निर्माण और श्रावण के लिए। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इन फीमेल इट इंड्यूस ओव्यूलेशन एंड मेंटेन द कार्पस ल्यूटियम। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है और ओव्यूलेशन को भी इंड्यूस करता है यानी अंडोत्सर्ग को भी प्रेरित करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और कार्पस ल्यूटियम को भी बनाए रखने में सहायक होता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में तो एंड्रोजन के निर्माण और सिक्रीशन के लिए उत्तरदायी होता है। फीमेल में कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए और ओव्यूलेशन को भी उद्दीपित करता है। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके बाद आ गया सेकंड पार्ट जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्स इंटरमीडिया। वो क्या करता है? इन ह्यूमन इट इज़ ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टेलिस। जो थर्ड पार्ट आएगा इसके बाद पार्स इंटरमीडिया के बाद पार्स डिस्टेलिस, हमने अभी पढ़ा है पार्स डिस्टेलिस से 6 हार्मोन जो स्रावित हुए थे। तो ह्यूमन में ये भाग उसमें मर्ज हो गया यानी मिल गया है पार्स डिस्टेलिस में। कौन सा भाग? पार्स इंटरमीडिया। अलग से ये दिखाई नहीं देता। इट प्रोड्यूस मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एमएसएच को उत्पादित करता है। कौन सा भाग? पार्स इंटरमीडिया। और एमएसएच एक्ट एज मेलेनोसाइट टू रेगुलेट स्किन पिगमेंटेशन यानी त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? एमएसएच हार्मोन। और किस से स्रावित किया जाता है? पार्स इंटरमीडिया से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो एक्ट करता है किस पे? मेलेनोसाइट कोशिकाओं पे, मेलेनोसाइट पे, वर्णक पे, और वो त्वचा के रंग को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मेलेनोसाइट एमएसएच एक्ट ऑन मेलेनोसाइट टू रेगुलेट स्किन पिगमेंटेशन। इसके बाद न्यूरोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्स्ट पार्ट है वो है न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के बाद पोस्ट पिट्यूटरी आती है और उसमें पार्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस। इट स्टोर करता है, यह सिक्रीट नहीं करता है, यह हार्मोनों को स्टोर करता है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से आते हैं और यहाँ आके संग्रहित हो जाते हैं। पोस्ट पिट्यूटरी में 2 हार्मोन संग्रहित हो जाते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है स्मूथ मसल्स में यानी चीकनी पेशियों में संकुचन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। और फीमेल में इट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। और फीमेल में चाइल्ड बर्थ के समय गर्भाशय में संकुचन कराता है ऑक्सीटोसिन और मिल्क इजेक्शन भी कराता है मेमरी ग्लैंड से। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। और चिकनी पेशियों में ये क्या कराता है? संकुचन। फीमेल में यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन के लिए और मिल्क इजेक्शन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। इसके बाद एडीएच जिसको वेसोप्रेसिन यानी वायु का संकुचक हार्मोन भी कहते हैं, जो ब्लड वेसल में कॉन्ट्रैक्शन कराता है इसलिए इसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी
जल की हानि को भी रोकता है कौन सा हार्मोन, ADH। जल की हानि को रोकता है ये, यानी यूरिन के साथ कम से कम जल को जाने देता है, पुनर्अवशोषण रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है पानी को किडनी में। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हमने पढ़ी थी नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के PCT वाले भाग से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है कौन सा हार्मोन, ADH। वेसोप्रेसिन जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, वेसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH। स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय DCT ऑफ किडनी। PCT नहीं, DCT वाले भाग से रीअब्जॉर्प्शन कराता है पानी एवं विद्युत अपघट्यों का। DCT ऑफ किडनी देयर बाय रिड्यूस डायूरेसिस यानी जल की हानि को रोकता है। लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन को डिक्रीज करता है कौन सा हार्मोन, ADH। डेफिशिएंसी ऑफ ADH यानी ADH हार्मोन की कमी हो जाए तो रिजल्ट इन, है ना, डायमिनिस्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कन्वर्ट जो कंजर्व वाटर टू कंजर्व वाटर। इट लीड्स टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन। दिस इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। तो ADH की कमी हो जाए तो किडनी है वो जल संरक्षण अच्छे से नहीं कर पाएगी, जिससे क्या होगा, जल की हानि होगी यानी वाटर लॉस होगा, डिहाइड्रेशन बोलेंगे जिससे, यानी व्यक्ति बार बार है वो यूरिन जाता है और पानी भी अधिक मात्रा में पीता है और बार बार यूरिन भी जाता है, क्योंकि जल का लॉस होगा अधिक मात्रा में, जल का संरक्षण नहीं कर पाएगी किडनी, क्योंकि वहाँ पे एक हार्मोन होता है ADH, उसकी क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है कौन से हार्मोन की, ADH की। और ये कंडीशन कहलाती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। एक डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, लेकिन ये हार्मोन है वो ADH, यहाँ पे जो हार्मोन है वो ADH है, ADH की कमी से होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस में ADH हार्मोन की कमी होने से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा किडनी के कौन से भाग में, DCT में, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये जो नेफ्रॉन की TS अपने को दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये किडनी में अंदर वाला भाग मेडुला, बाहर वाला भाग कोर्टेक्स, और हेनले का लूप, PCT DCT, यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, PCT, है ना, ये DCT, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये लूप ऑफ हेनले और ये वासा रेक्टा। तो यहाँ पे जो DCT वाला भाग है यहाँ पे ADH वर्क करता है, जिससे जल एवं इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन अगर ADH की कमी हो जाए तो व्यक्ति बार बार पानी पीता है, क्योंकि उसमें मूत्र के साथ पानी बहुत अधिक मात्रा में जाएगा, यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, तो व्यक्ति बार बार मूत्र यानी यूरिन का जाएगा और अधिक मात्रा में पानी भी पीना पड़ेगा उसको। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। और डायबिटीज मेलाइटिस है वो अलग है, वो इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से सिक्रीट होता है उसकी कमी से होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो है अपने नेक्स्ट पार्ट है वो नर्वस सिस्टम का या एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, उसका नेक्स्ट पार्ट है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।